Hello everyone, welcome in today's video session. Today we will discuss about method to produce induced EMF, eddy current, self induction and इन सभी टॉपिक को हम एक सीक्वेंस में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किन किन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम आपने इस लेक्चर से पहले मेरे सीक्वेंस में पीछे वाले लेक्चर देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड. तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया होगा आपको, राइट. तो आज हम उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसमें किसी एक मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट. तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन मेथड है. देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम बात करें तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बेसिकली क्या रहता है, E = -d∅/dt. और ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे. और फर्दर फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर. मतलब फाई को हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, राइट. तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट. तो इंड्यूस ईएमएफ बनाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज होगा और इन टर्न ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. सो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक सोलेनोइड है, हेलिकल कॉइल है, इसके साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर की नीडल स्टार्टिंग में 0 एम्पियर करंट दिखा रही है, राइट. फिर हमारे पास यहाँ एक मैग्नेट रखी हुई थी, हम इस मैग्नेट को इस सोलेनोइड की तरफ लेके जाते हैं इन दिस वे. तो इस केस में जैसे जैसे मैग्नेट इस सोलेनोइड के पास आएगी तो हम देखेंगे कि इस सोलेनोइड में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले कम थी, बाद में ज्यादा पास करेगी. तो एक तरीके से इस कोइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाएगा, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट. या फिर हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, हम इस मैग्नेट को इस सोलेनोइड से दूर लेके जाएंगे, तब भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी, या यूं समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा. होगा तो चेंज ही, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगेन फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी. तो हमारे पास एक तो मेथड ये है कि हम सोलेनोइड के पास में ऐसे ऐसे बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे, तो उस सोलेनोइड में या हेलिकल कॉइल में एक मैग्नेटिक उस सोलेनोइड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट. और जिसके कारण फिर गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ से ही इंड्यूस करंट बनता है. हम करंट की बात नहीं कर रहे, जस्ट ईएमएफ की बात कर रहे हैं. फिर हमारे पास दूसरा एक और मेथड है. हमारे पास ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोलर बार मैग्नेट की, और यहाँ पे हम सोलेनोइड और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन कर रखा है, अरेंजमेंट है. अब हम मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे हैं. मैग्नेट किस पे है, रेस्ट पे है. मैग्नेट किस पे है, रेस्ट पे है. लेकिन मैग्नेट से हर टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकलती रहेगी, मतलब इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनविजिबल जोन है जिसमें मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है. फिर मैग्नेट यहाँ पे रेस्ट पे है, और हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर और सोलेनोइड वाली अरेंजमेंट है, इसको मूव करवाते हैं. अब हम क्या करते हैं, इस सोलेनोइड को इधर लेके जाएंगे, राइट. तो जब हम सोलेनोइड को इधर लेके जाएंगे, इस हेलिकल कॉइल वाली गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कनेक्ट है, तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट के पास जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा एंटर करेगी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले कम थी, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे आएगा तो और ज्यादा, यहाँ पे आएगा तो और ज्यादा. मतलब टाइम के साथ में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी. फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगी. मतलब जब इस हेलिकल कॉइल या सोलेनोइड को इधर लेके जाएंगे हम, तब अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उसी से इंड्यूस करंट बनेगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है. फिर सिमिलरली जब इसको वापस हम लेके आएंगे, मान लो ये यहाँ पे है, इसको वापस लेके आएंगे इस डायरेक्शन में, तो उस केस में अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा.
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बार मैग्नेट को ही मूव करवाओगे सोलेनोइड के पास में तब मैग्नेटिक तब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब आप क्या है इस अरेंजमेंट को भी बार मैग्नेट के आसपास ऐसे मूव करोगे तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर ईएमएफ इंड्यूस करने का एक और मेथड है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अभी जस्ट मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। ये रेड कलर में जो क्रॉस के सिंबल है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगी, राइट। तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ आप स्क्रीन की तरफ है आपकी और साउथ क्या है बोर्ड की तरफ, नॉर्थ से साउथ। तो अब एक बात बताओ, अब इसमें हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेके आते हैं, एक वायर कंडक्टिंग वायर का एक लूप लेके आते हैं और उस लूप को ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे, सपोज करो उस लूप को हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ना, डेफिनेटली, क्योंकि तभी तो इसमें करंट आता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट की आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सोचो, ये करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे जैसे क्या है कि ये करंट कैरिंग लूप अंदर की तरफ आएगा तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन वो करंट चाहेगा कि फ्लक्स डिक्रीज हो, तो फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को क्रिएट करने वाले कोज को अपोज करेगा। तो मैं अपोज कौन कौन किसको करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली बनी, तो ये वाला जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी डायरेक्शन बनाएगा जो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, इस वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करोगे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड, ठीक है। तो आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, इस आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और इंड्यूस करंट ने प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली एक तो सिचुएशन ये बनेगी, ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को अंदर करवाओगे, एंटर करवाओगे, ठीक है, या फिर लूप पहले अंदर था बाहर लेके जाओगे तो उस केस में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और क्यों हो जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है ना। ये मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके होपफुली आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब बनी, जब लूप को बाहर लेके जाओगे। तो बेसिकली ये तो था इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के दो मेथड, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2, दोनों नोट करो, फिर थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग थीटा। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको हम बी ए कोस थीटा लिख सकते हैं, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट। एरिया चेंज करेगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तीसरा फैक्टर ये आता है कि आप थीटा चेंज करते हो, थीटा क्या चीज है, बी और ए के बीच का एंगल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा चेंज करोगे, या जिसको यूजुअली हम कह देते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की, तो कोस थीटा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन बना के रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है, ठीक है। तो पहले सिचुएशन को आप ऐसे समझने की कोशिश करोगे कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैंने एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और उसी के ऊपर कई सारे n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है बेटा। मतलब कहानी कैसे है कि
मैं एक रेक्टेंगुलर लूप बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को क्या करना है, रेक्टेंगुलर लूप बनाने के लिए मेरे को वायर लेनी है, वायर से ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा रेक्टेंगल, उसी के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, ठीक है। और मेरा ऐसे रेक्टेंगल तैयार हो गया, इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप बन गया। अब रेक्टेंगुलर लूप का एरिया मेरे को ड्रॉ करना हो, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया मेरे को ड्रॉ करना हो, देखो बेटा इसको हम रेक्टेंगुलर लूप बनाए तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। इसको तो ये तो डस्टर है, जस्ट इसको भूल जाओ। जब हम रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे तो ऐसी ऐसी लाइन बनेगी ना, इस तरह से लाइन बनेगी, ये देखो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, राइट। मतलब ये मैंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है, राइट, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, अब ये रेक्टेंगुलर लूप है ऐसे ये वाला, इसका एरिया वेक्टर बनाना हो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटसाइड डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया। एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ पे एक टर्न है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटसाइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन पे 90 का एंगल क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेन चेंज करेगा तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ चेंज करेगा, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ये है कि नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी नॉर्थ से साउथ। और इसका एरिया वेक्टर दिखाना हो, क्या दिखाना हो हमें, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इस रेक्टेंगुलर लूप पे क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इस लाइन को ऐसे दिखा देता हूँ, ये लाइन क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, और ये एंगल कितना बन गया, थीटा, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने जस्ट आपको एक समझाने के लिए बताया कि सिचुएशन ऐसी है, राइट। अब मैं इसको कर देता हूँ रब, और हम ये वाली सिचुएशन समझते हैं, ठीक है। ये मैंने उसी सिचुएशन का टॉप व्यू बनाया है। टॉप व्यू कैसे, अब एक बात बताओ बेटा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसके बीच में ये क्या था, रेक्टेंगुलर लूप था, ठीक है। ये आप उसका कौन सा व्यू देख रहे थे, फ्रंट व्यू देख रहे थे। इसका टॉप व्यू तो यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ से देखोगे तो इस तरह का सिनेरियो दिखेगा ना आपको, कई सारी नंबर ऑफ टर्न दिखेगी ऐसे, ये देखो नंबर ऑफ टर्न दिख रही है ना आपको। तो आप क्या कर रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है या कोइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। और ये कैसे रखी हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रखी हुई है, ये रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है बाय सम एक्सटर्नल मैकेनिकल मींस। तो इस केस में क्या आप देखोगे, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर बनाना चाहूँ मैं, एरिया वेक्टर इस वाली टर्न पे परपेंडिकुलर, इस वाली टर्न पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं इस वाली टर्न पे यहाँ पे एरिया वेक्टर दिखाना, इस वाली जहाँ पे दोनों टर्न मिल रही है, कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये क्या बनेगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच में ये ऐसे कोइल है, आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो। जब ये जो रेक्टेंगुलर टर्न है, ये मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ये रेक्टेंगुलर कोइल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे टर्न करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा ना, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल चेंज होगा तो कोस थीटा चेंज होगा, और कोस थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इस टर्न में फिर करंट आ जाएगा, इन सभी रेक्टेंगुलर टर्न में करंट आ जाएगा, और यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल जनरेटर का, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कोइल, एक जैसे ईच टर्न, इस रेक्टेंगुलर कोइल में कई सारे टर्न है, कितने टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, हमने कितने टर्न कंसीडर किए, n टर्न। एक कोइल के साथ में फ्लक्स कितना होगा, मैं कह देता हूँ फाई डैश,
फाइव डैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसको फाइव बना देंगे हम, ठीक है। तो एक कोइल के साथ में फ्लक्स कितना है, फाइव डैश, और फाइव डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप फाइव डैश को कैसे लिख लोगे, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे कोई भी हम पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इसका थीटा टाइम के साथ में चेंज करेगा जब ये कोइल रोटेट करेगी। तो एक कोइल का फ्लक्स कितना हुआ, बी ए कोस थीटा। लेकिन मेरे पास कितनी टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, n टर्न है। तो सभी के साथ में फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब मैं आपसे कहूं कि फॉर n टर्न टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैं कहता हूं 5 होगा। और ये जो 5 की वैल्यू होगी ना बेटा, ये n टाइम्स हो जाएगी 5 डैश के, मतलब इसके साथ एक टर्न के साथ में जितना फ्लक्स था ना उसका n टाइम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर गई। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा वो n इंटू 5 डैश की वैल्यू क्या है, बी ए कोस थीटा। 5 डैश की वैल्यू कितनी है, बी ए कोस थीटा। तो 5 की वैल्यू मतलब ये जो n टर्न है इनका टोटल फ्लक्स कितना आ गया, n बी ए कोस थीटा, ठीक है। सिंस अब और आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट कर दो यहां से, फाई को आप क्या लिख सकते हो, एन बी ए कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब डिफरेंशिएशन में से कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, एन बी ए नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ कोइल, सारी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी। तो ईएमएफ आपको कितना मिलेगा, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, राइट। और यहाँ पे आपके पास बचा डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा, राइट। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो कोस थीटा है इसको ओमेगा की टर्म में लिख सकते हैं। देखो, फ्रॉम क्लास +1 इन क्लास 11th आपने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा होती है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, मतलब थीटा को आप ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो। क्लास 11th में आपने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा को लिखेंगे ओमेगा टी, थीटा को क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगी, किसकी, कोइल की। जब ये कोइल रोटेट करेगी तो इसकी एंगुलर स्पीड होगी ना, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री या 2 पाई, ठीक। और टाइम कितना लेगी, टी लेगी। तो ओमेगा या वहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। तो थीटा वहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 पाई, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ये मैंने आपको क्लास 11 में बता दिया था। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, अब साइन ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बन जाएगा, कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बनेगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कोस का कितना होता है, साइन ओमेगा टी का ओमेगा, और फिर उसके बाद में डी बाई डी टी आप किसका करते हो, ओमेगा टी का, साइन के अंदर जो फंक्शन होता है उसका, ठीक है। तो E कितना आ जाएगा, माइनस एन बी ए, राइट। और माइनस और माइनस से प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी आर्मेचर की, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी, टाइम का, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1,
ठीक है। अब डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो क्लास 11th को मैंने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट करवाए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और डी ये इसका कितना हो जाएगा 1। देखो एन बी ए तो यहाँ लिख दिया, ओमेगा ये यहाँ लिख दिया, साइन ओमेगा यहाँ लिख दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो ईएमएफ की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिलेगी, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा टू साइन ओमेगा। ये जो ईएमएफ बनी ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, क्या बनी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टी टाइम पे ये ईएमएफ बनी है, ठीक है। और ये ईएमएफ किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, साइन का। तो इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक बार इतना आप नोट कर लो, होपफुली ये सारा नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, सिंस आपको पता है E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं ई नोट बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ, ई सबस्क्रिप्ट नोट, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएमएफ आपको निकालनी हो तो क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी। देखो एन बी ए ओमेगा ये सारे कांस्टेंट है, तो ईएमएफ डिपेंड किस पे कर रही है, साइन ओमेगा टी पे। तो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। साइन ओमेगा टी शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और आपको पता है साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। तो मैक्सिमम, अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम यहाँ पे +1 पुट कर देंगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा, ई नोट एन बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, +1। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब +1 हो जाएगी ना, तब ईएमएफ कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से आप मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू याद कर लो, एन बी ए ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये क्या चीज है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। अब इसके बाद में ये आप एक बार नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके, होपफुली आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ आप कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कोइल थी इसमें बहुत सारे टर्न होंगे, तो इसका एक है तो कंडक्टर ही ना, कंडक्टर को ऐसे ऐसे लपेट रखा है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो उसका कोई रेजिस्टेंस भी तो होगा, डेफिनेटली होगा। तो लिखो यहाँ पे, लिखो, इसके बाद यहाँ आ जाओ, इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ होल कोइल, होल कोइल्स, जितनी सारी कोइल्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न की कोइल है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो, R हो, तो करंट कैसे निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। हमारा यहाँ पे V कितना है, E नोट, मैक्सिमम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे I नोट ऐसे लिखोगे, इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट कैसा होगा, इंड्यूस, रेजिस्टेंस कितनी R। तो आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी हो I नोट, ठीक है ना, आपकी वैल्यू निकालनी हो I नोट की, तो वो क्या करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी, एन बी ए ओमेगा अपॉन में R इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट, ये आपका क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट, दिस विल बी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि ईएमएफ का साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप
यहाँ तो ओमेगा टी है और यहाँ आप क्या दिखा रहे हो ईएमएफ, यहाँ ईएमएफ है, ठीक है, ऐसे लिख दो, यहाँ ईएमएफ ई है, यहाँ प्लस ई माइनस ई, ठीक है, माइनस ई प्लस ई। तो ईएमएफ देखो, एक बात बताओ, अब आपको साइन का ग्राफ तो आता होगा ना, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, इस तरीके से, मतलब ईएमएफ साइन, ईएमएफ किस में डिपेंड, ईएमएफ क्या कर रही है, टाइम पे सिनुसॉइडली डिपेंड कर रही है, ओमेगा टी पे, ओमेगा टी पे, ये ओमेगा टी लिखो या इसको क्या लिख दो, थीटा लिख दो, मतलब ये ईएमएफ और थीटा के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ पे ग्राफ की शेप ऐसी बनेगी, देखो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिलती है आपको, ई नोट, साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, मैंने क्लास 11th में भी आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पे भी ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस ई नॉट, ठीक है, और यहाँ पे देखो जब ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ईएमएफ जब मैक्सिमम होगी तो साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, +1, और साइन की वैल्यू +1 कब होती है, जब थीटा कितना हो 90, तो यहाँ पे तो थीटा कितना आ जाएगा π/2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना पाई, यहाँ पे कितना 3π/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π, राइट। तो ये ग्राफ भी आप एक बार नोट करो। अब हम बात करेंगे एडी करंट की। एडी करंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। देखो अभी तक आपने क्या देखा था कि आपके पास कोई एक हेलिकल कॉइल होते थे और उसके पास आप मैग्नेट मूव करवाते थे, तो उस हेलिकल कॉइल का फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होता और एक करंट आ जाता जो कि इंड्यूस करंट होता, राइट। अब क्या कि हमें वो कॉपर वाली कॉइल है वो नहीं लेनी है, हमारे पास एक थिक मेटेलिक सीट है, राइट। हमारे पास इस तरीके की एक कॉपर की सीट है, अब उसकी थिकनेस अच्छी खासी है, ठीक है ना। अब वायर तो काफी थिन होती है, अब कॉपर की वायर की कॉपर की प्लेट लेनी है जिसकी थिकनेस क्या काफी ज्यादा है। थिकनेस ज्यादा होने का क्या बेनिफिट होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी काफी कम, और उसमें से ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, आपके माइंड में अभी तक यही चल रहा होगा ना कि करंट तो सिर्फ वायर में से फ्लो करता है, ऐसा नहीं होता। करंट क्या है कि कॉपर की थिक प्लेट से भी पास करता है। अब जैसे मान लो ये कॉपर की थिक प्लेट है, राइट, और यहाँ पे मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉपर की प्लेट के आसपास ऐसे ऐसे मूव करवाता हूँ, तो उस केस में भी इस थिक मेटेलिक प्लेट में लार्ज अमाउंट में एडी करंट बनते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, ये कैसे हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे कॉपर की प्लेट है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसके पास में बार मैग्नेट मूव करवाओगे, ठीक है, तो बार मैग्नेट के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से कम या ज़्यादा पास करेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। एक और चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि आपके पास में देखो करंट फ्लो होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का मूव होना जरूरी है, तो यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, राइट। तो एक बात बताओ, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री जो चार्ज पार्टिकल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन पे एक फोर्स लगती है ना, उस फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे करंट उनके अपोजिट में फ्लो करेगा। और जब कोई भी मेटेलिक शीट होती है उसके सराउंडिंग में या उसके थ्रू जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होने से जो करंट फ्लो होता है वो एडी करंट होगा थिक मेटेलिक प्लेट में। इसको एडी करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना वर्लपूल बनते हैं करंट के, ऐसे ऐसे करंट के क्या बनते हैं, वर्लपूल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्लपूल एडी क्या होता है। एडी भंवर होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप एक तालाब में एक स्टोन डालते हो तो ऐसे गोल गोल सर्कल से बन जाते हैं ना, वो वर्लपूल ही होते हैं, एडीज होते हैं, ठीक है। वैसे यूजुअली क्या होता है, जैसे ये बहुत बड़ी रिवर होती है उसमें एडी का फॉर्मेशन होता है वर्लपूल का, ठीक है, जिसको भंवर बोला जाता है। उसमें पानी एक जगह से काफी स्पीड में ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है और वो नीचे की तरफ जाता है, राइट, उसी के नाम पे दिया गया। एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे
फोकाल्ट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, तो इसको कई बार हम फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, राइट। अब इस सिचुएशन को समझेंगे कि एडी करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें लेंज लॉ को भूलना नहीं है, लेंज लॉ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अब आपके पास में क्या है, ये कॉपर की एक थिक मेटेलिक शीट है, और कॉपर की इस थिक मेटेलिक शीट को मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब ये 3D डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन आपको बता दिया कि ऐसे कॉपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और मैं एक नॉर्थ पोल मतलब एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को इधर लेके आ रहा हूँ इसकी तरफ। तो बार मैग्नेट को मूव करवाने से क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, राइट। अब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ से हुआ और वो इंड्यूस करंट है। लेकिन आपको पता है इंड्यूस करंट क्या करता है कि जिसको उसने प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, मैग्नेट के मोशन ने। तो इंड्यूस कर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो ये इसके अंदर फ्लो होने वाला इंड्यूस करंट जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा। अपोज कौन करेगा, हम मैग्नेट को लेके आ रहे थे और इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ रहे थे। क्या लेके आ रहे थे, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि यहाँ पे भी क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा तभी तो वो आने वाले नॉर्थ पोल को अपोज कर पाएगा, रिपेल कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जैसे ये एक थिक मेटेलिक प्लेट है, तो ये इसका लेफ्ट वाला फेस, ये राइट वाला फेस। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज लेफ्ट फेस, और इसके पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, राइट फेस। तो मैं लेफ्ट फेस की बात करूं तो लेफ्ट फेस में जो करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, तभी तो इसको अपोज कर पाएगा। तो अब क्या है कि अब ये जो आप थिक मेटेलिक शीट देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर में घूमेगा, क्योंकि उस पर फोर्स भी तो लगती है ना मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। या आप यूं समझो कि ये जो एडी करंट बनते हैं इस तरह से बनेंगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप पढ़ सकते हो, बना सकते हो, इतने ड्रॉ कर दो काफी है। मतलब करंट का एक वर्लपूल बन जाएगा, वर्लपूल, एडी, इस टाइप के फॉर्मेशन के करंट को हम क्या बोलेंगे, एडी करंट, ठीक है ना। तो थिक मेटेलिक शीट का फ्लक्स चेंज करेगा तो वहां पे भी करंट प्रोड्यूस होगा, और थिक का रेजिस्टेंस कम होता है तो वहां पे करंट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलेंगे एडी करंट। नोट करें। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से एडी करंट के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे इसका मतलब क्या एप्लीकेशन है, एक्सपेरिमेंटली इसमें क्या रहेगा इसमें। बेटा देखो क्या है, अब एक बात बताओ आप मेरे को, मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे रखी हुई सिचुएशन में। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो यहाँ पे दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इनके बीच में एक मेटल की प्लेट ऐसे मूव कर रही है। देखेंगे पूरा मूव करेगी नहीं करेगी, मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ से एक थिक कॉपर की प्लेट आ रही है, वो ऐसे आ रही है। ये सिचुएशन है, 3D डायग्राम है, मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है, तो आप देखो। अब एक बात बताओ बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये थिक कॉपर की प्लेट यहाँ पे थी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लेट ये आगे जाएगी तो इस प्लेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी ना, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आती जाएगी उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, और तो उस केस में क्या होगा, इस थिक मेटालिक प्लेट का फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो ये कॉइल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी, एंटर करते ही इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा। देखो अब जैसे ये कॉइल एंटर करेगी तो इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इस कॉइल, इस प्लेट में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, ठीक है। तो फिर इसका ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो जिसको उसने बनाया उसको अपोज करेगा। बनाया किसने, मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है इस
मेटेलिक प्लेट में से, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नॉर्थ पोल बन जाए। क्या बन जाए? नॉर्थ पोल। तो फिर नॉर्थ पोल बनेगा तभी तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये कॉइल इसमें एंटर करेगी, इस कॉइल में फ्लक्स करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। मतलब ये थिक मेटालिक प्लेट थी, ऐसी थी, जैसे एंटर की इस कॉइल में इस प्लेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फिर ये काफी स्पीड से आ रही थी, तो ये क्या थोड़ी स्लो हो जाएगी। स्लो होते होते ये आगे जाने की कोशिश करेगी। ये कॉइल क्या है? आगे जाने की, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो फिर देखना क्या होगा, फिर क्या होगा कि जैसे ये कॉइल बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जो मेटालिक प्लेट, सॉरी कॉइल नहीं, ये जैसे ही मेटालिक प्लेट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अगेन इसका फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो कम पास होगी। तो अब उस केस में, लेकिन फ्लक्स तो तब भी चेंज हो रहा है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज कर रही हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो इस केस में अब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने कोज को, ठीक है। तो अब उस केस में ये क्या करेगा? इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ये प्लेट बाहर निकलेगी तो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जब ये प्लेट बाहर निकलेगी तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो लेकिन अब फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट, वो कहेगा, वो तो आपको पता उल्टे काम करता है, वो कह रहा है कि मैं तो अब फ्लक्स को इंक्रीज करूंगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो होना होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी बन जाएगी? साउथ पोलैरिटी। तो साउथ इस फेस पे, मतलब ये जो कॉइल है इसके इस फेस पे कौन सी पोलैरिटी बन जाएगी? इस वाले फेस पे साउथ पोलैरिटी। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, ये रुक जाएगी प्लेट। और इस वाली प्लेट पे साउथ डायरेक्शन में करंट है, तो इस वाले फेस से देखेंगे तो वो करंट किस में दिखेगा? नॉर्थ में। तो इस वाली प्लेट के बैक साइड में नॉर्थ पोल पोलैरिटी बन जाएगी, और उस उधर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होने से मतलब ये कॉइल क्या है? रुक जाएगी। मतलब कहानी क्या है? कहानी है बेटा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसके बीच में कोई थिक कॉपर की प्लेट आएगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे आएगी, ठीक है, ऑसिलेट करेगी, तो बीच में आके रुक जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। और थिक कॉपर की प्लेट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एडी करंट, राइट। नोट करें इसको बेटा। अब हम बात करेंगे, ये जो मेटेलिक प्लेट है, अभी तक ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मूव करवा रहे थे, तो हमने देखा कि इसकी डैम्पिंग हो जाती है, इसके बीच में आके रुक जाती है, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको, इस पेंडुलम को सस्पेंड करोगे, पेंडुलम बन गया ना रोप के साथ में, ये थिक कॉपर मेटेलिक कंडक्टर ये लगाया हुआ है, जैसे इसको आप यहाँ से छोड़ोगे, फ्रीली फॉल करोगे, तो ये इसके बीच में आते ही रुक जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाती है। बट अब क्या है, कह रहे हैं कि ये जो थिक मेटेलिक प्लेट है इसके बीच में हम स्लॉट बना दें, इस टाइप से हम बना दें, तो क्या होगा? अब इसको हम यहां से फ्रीली छोड़े तब क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा बेटा, एक बात बताओ। अब इस स्लॉट बनाने से, इस मेटेलिक प्लेट में जब हमने स्लॉट बना दिए, ई शेप ऐसे बना दिया, ऐसा होने से मेटेलिक प्लेट का एरिया क्या हो गया? कम। एरिया कम होने से इसमें एडी करंट कम इंड्यूस होंगे, राइट। और एडी करंट कम इंड्यूस होंगे तो देखो, मान लो कि जैसे ये एंटर करेगा तो इसका फ्लक्स तो चेंज करेगा, ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट भी बनेगा, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एज पर लेंज लो वही रहेगी जो पहले वाले केस में थी, एंटी क्लॉकवाइज बनी। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट ये फ्लो करेगा तो देखो करंट को कितना लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे तो एडी करंट बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे एडी करंट कम अमाउंट में इंड्यूस होगा। मतलब ये क्या है, इस वाले पोल को अपोज बहुत कम कर पाएगा, ठीक है। इंड्यूस करंट कम बना तो उसके कारण, इंड्यूस करंट के कारण इस कोइल पे जो नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, जिस फेस को आप देख रहे हो, आपकी तरफ वाला फेस है,
उस पे वो पोलैरिटी भी तो उसका कमजोर हो जाएगी ना, और पोलैरिटी कमजोर होने से इसको अपोज नहीं कर पाएगा, फिर ये आगे चला जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जैसे ही ये फिर यहाँ आएगा और फिर जैसे ही इसको बाहर की, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से ये स्लोटेड जो प्लेट है ये आगे जाने की कोशिश करेगी तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी एज पर लेंज लॉ, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या बन जाएगी बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी बनी, यहाँ पे तो कौन सी बनी, नॉर्थ पोलैरिटी। तो जैसे बाहर निकलेगी, ये तो एंट्री वाले टाइम पे है और ये सिचुएशन एग्जिट वाले टाइम पे है। एग्जिट वाले टाइम पे साउथ पोलैरिटी बनेगी, लेकिन कम करंट फ्लो होने से साउथ पोलैरिटी वीक हो जाएगी, तो ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट बहुत कम कर पाएगा। मतलब क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब स्लोटेड मेटेलिक ये कंडक्टर ऐसे हम मूव करवाएंगे, ओसिलेट करवाएंगे, तो ये एकदम से इसकी डैम्पिंग नहीं होगी, ये धीरे 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 आके रुकेगा, ठीक है। और आपके पास में थिक मेटेलिक कॉपर कंडक्टर हो, मेटेलिक प्लेट हो, थिक कॉपर प्लेट लिख लो आप, थिक कॉपर प्लेट हो, तो वो एकदम इसके इन दोनों के बीच में आके रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ एडी करंट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ एडी करंट का जनरेशन बहुत कम होता है। फिर एक और सिचुएशन है जंपिंग ऑफ डिस्क। जंपिंग ऑफ डिस्क भी एडी करंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले लो, ऐसे सॉफ्ट आयरन की कोर ले लो और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉपर की वायर के ऐसे मतलब कई सारे टर्न बना दो और फिर उनके साथ इस वायर को आप करंट सप्लाई करवा दो। सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या चीज है, करंट सप्लाई, ये वायर है, वायर आपने माउंट कर दी सॉफ्ट आयरन कोर पे, और फिर वायर में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो करंट ऐसे पास होने से इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आप करंट की डायरेक्शन ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपने डिपेंड करता है कि जो बैटरी लगाई है किस तरीके से लगाई है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि सोलेनोइड के ऊपर जो वायर बाउंड कर रखी है, सोलेनोइड में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन ये है। अब मैं इस अपर टर्न की बात करूं तो अपर टर्न को जब आप ऊपर से देखोगे तो अपर टर्न में आपको करंट इस वाली टर्न में अपीयर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो पोलैरिटी कौन सी बनेगी, नॉर्थ पोल, यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का ये अपर फेस कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल। और इसके ऊपर एक लाइट मेटेलिक डिस्क रखी हुई है, ये जो ब्लैक कलर की देख रहे हो ये एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस डिस्क में एडी करंट बनेंगे क्योंकि एक बल्क मेटल का पीस है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ ये जो बार मैग्नेट है, सोलेनोइड है, सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये टॉप मोस्ट पॉइंट नॉर्थ पोल और सोलेनोइड का बॉटम मोस्ट पॉइंट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इसके ऊपर पहले हमने एक डिस्क रखी हुई है, क्या रखी हुई है, डिस्क रखी हुई है जो ब्लैक कलर की है, ठीक है। जब जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस वायर में से, सोलेनोइड में से करंट फ्लो करेगा, तो इस सोलेनोइड का अपर टर्न या सॉफ्ट कोर आयरन का अपर फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल इस कोइल में, कोइल का फ्लक्स चेंज कर देगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी साउथ की तरफ, तो ऊपर जाएगी फील्ड लाइन, तो ये जो मेटालिक डिस्क का फ्लक्स चेंज कर देगा। तो जैसे ये फ्लक्स चेंज करेगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जो क्या करता है, ईएमएफ सर्किट में या जो जिसने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा। तो अपोज किसको करेगा, यहाँ नॉर्थ पोल को, क्योंकि उसी के कारण इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है और इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो डिस्क है, डिस्क का लोअर पोर्शन, डिस्क का कौन सा, लोअर पोर्शन, डिस्क का लोअर पोर्शन क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये दोनों नॉर्थ पोल बन गए। अब एडी नॉर्थ पोल बनने का मतलब क्या है कि एडी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो पहले वाले को अपोज करे। तो डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, डिस्क में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और डिस्क के बॉटम में, डिस्क के बॉटम में, तो यहाँ पे भी कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल, क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। फिर ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थोड़ी देर बाद ये डिस्क कहाँ है, ऊपर की तरफ जंप कर जाएगी,
डिस्क क्या करेगी, ऊपर की तरफ जंप कर जाएगी, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एडी करंट, ये भी एडी करंट के कारण होता है। तो होपफुली जितना मैंने करवाया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी इसको एक बार नोट करें। अब हम बात करेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। तो एडी करंट रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, इनके कारण हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। देखो कोई भी एक मेटेलिक शीट है, उसका फ्लक्स चेंज किया तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, और जहां से करंट फ्लो करेगा तो वहां हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। H इज इक्वल टू I²RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो वो डैमेज हो जाता है। इनको मिनिमाइज कैसे करें, इनको मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड शीट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा अभी एक नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, और इनके बीच में क्या था, एक थिक मेटेलिक सीट हम मूव करवा रहे थे। अब थिक मेटेलिक सीट के ऊपर हम लैमिनेशन कर दें, एक स्पेशल मटेरियल होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो उनकी हम कोटिंग कर दें, लैमिनेटिंग कर दें, तो उससे क्या होता है, एडी करंट उनमें कम जनरेट होगा क्योंकि उनका फ्लक्स कम चेंज होगा, ठीक है। फिर एडी करंट के बेनिफिट क्या क्या है, अब ये रिक्वायर्ड भी होता है कई बार, एडी करंट की एप्लीकेशन भी है। एडी करंट के कारण हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में एक थिक कॉपर की प्लेट हमें मूव करवानी है, मूव करवा के हमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाके रोकनी है इमीडिएटली, तो वो हम ड्यू टू एडी करंट की ये एप्लीकेशन काम भी आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कई जगह हम करते हैं। इंडक्शन फर्नेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको हीट वगैरह प्रोड्यूस करनी हो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, तो हम एडी करंट की हेल्प से वहाँ प्रोड्यूस करते हैं हीट, ठीक है, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, जो भी ट्रेन है आजकल, बुलेट ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, मैग्लेव ट्रेन है, उन ट्रेन में क्या है, जो ब्रेकिंग सिस्टम में है ना, एडी करंट की एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। वैसे ये सारी एप्लीकेशन बहुत मतलब डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वीडियो के इस लिंक में, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे इनकी सारी डिटेल गिवन होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। या आपकी जो भी रेफरेंस बुक जो भी आप पढ़ रहे हो किसी भी तरह की, तो सभी में आपको डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए वो पढ़ सकते हो। मेजरली इसकी एप्लीकेशन एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपको पढ़नी है, और दूसरी जंपिंग ऑफ डिस्क, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप देख लेना। हाँ, एक इसका जो डिजाइन बेनिफिट है, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जब से मतलब जब उसमें से आपने देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कोयल मूव करती है, राइट। तो उसमें जब करंट वगैरह हम पास करवाते हैं तो टॉर्क लगता है, ठीक है। तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो एक जगह पे रुकती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें नीडल को मतलब डेड बीट बनाने के लिए, मतलब हमें एक इमीडिएटली, जैसे मान लो कि सर्किट में करंट है 5 माइक्रो एम्पियर और गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहे हैं, तो इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर की नीडल 5 एम्पियर पे आके रुक जाए, ऐसा करने के लिए भी हम एडी करंट की एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लो, इसका बेनिफिट क्या है, टू मेक गैल्वेनोमीटर डेड बीट, टू मेक गैल्वेनोमीटर डेड बीट, गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए भी हम एडी करंट की एप्लीकेशन यूज करते हैं, नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट सेल्फ इंडक्शन। यू नो ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक कोयल है, एक कॉपर की कोयल है, उसको हमने हेलिकल शेप में वाउंड कर रखा है, ठीक है, और उसके नीचे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और एक की लगा रखी है, ठीक है। की का काम है सर्किट को ब्रेक करना, जब की ओपन होगी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कोयल के साथ में बैटरी और की कनेक्ट है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। तो की ओपन होगी तो सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस कोयल का कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, क्यों? आप याद करो फैराडे लॉ में हमने क्या स्टडी किया था कि जब आपके पास एक कोयल होती थी, उस कोयल में से करंट फ्लो करता था, तो इनिशियली करंट की वैल्यू 0 होती थी, एकदम से जब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर हो जाती थी,
तो करंट की वैल्यू जब 0 से 5 एम्पियर होगी तो कई सारी स्टेज आएगी ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मतलब विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो उस केस में इस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर जाता था, राइट। तो अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है इस फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में जस्ट की ओपन है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है और इस कॉइल का कोई फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन के अबाउट। सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस क्या कहता है, आप मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है, पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, डेफिनेशन अभी एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन। सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस क्या कहता है, कह रहा है कि आपके पास एक कॉइल है, आपके पास क्या है, एक कॉइल है, और उस कॉइल में जब वेरिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, तो वेरिंग करंट प्रोड्यूस करने का मतलब आपके पास कोई बैटरी का मैकेनिज्म होगा ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा उस कॉइल में से। मतलब जब किसी कॉइल में से वेरिंग करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगा उस कॉइल में से, तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एज पर लेंज लॉ, एज पर लेंज लॉ। तो उसको मतलब वो जो ईएमएफ होगी वो एक ओपोजिंग ईएमएफ होगी। मतलब एक तो बैटरी वो थी जो सर्किट में करंट फ्लो करवा रही थी, सर्किट के अक्रॉस मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी थी, एक एक्सटर्नल बैटरी, और वो 10 वोल्ट की बैटरी क्या है, सर्किट में करंट भेज रही थी, ठीक है। और वो जो करंट जब इस बैटरी ने भेजा, एक्सटर्नल बैटरी ने भेजा, तो उसके कारण उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है जिसमें से करंट पास कर रहा है। और जब करंट 0 से 10 एम्पियर 10 एम्पियर की वैल्यू होगी तो करंट की एक वेरिंग वैल्यू हो जाएगा, एक वेरिंग करंट हो जाएगा, क्योंकि करंट पहले तो सर्किट में था ही नहीं, एकदम से फिर 10 एम्पियर हो गया। तो 0 से 10 एम्पियर के बीच में कई सारी सिचुएशन आएगी ना, 1 2 3 4 5 6 एम्पियर वाली, तो उस केस में एक वेरिंग करंट फ्लो कर जाएगा। और वेरिंग करंट के सराउंडिंग में क्या होता है, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। वो ईएमएफ एक अपोजिंग ईएमएफ होगी, मतलब वो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ है, और उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो एक इंड्यूस करंट होगा। और उस करंट की क्या टेंडेंसी होगी कि जो जिसने उसको प्रोड्यूस किया, किसने, बैटरी ने प्रोड्यूस किया, जो एक्सटर्नल बैटरी आपने लगा रखी थी कुछ वोल्ट की, उसकी ईएमएफ को अपोज करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो भी पहले वाले करंट को अपोज करेगा, ठीक है। तो सेल्फ, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब किसी कॉइल में से आप एक वेरिंग करंट फ्लो करवाते हो तो उस कॉइल के अंदर एक ओपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अब हम एक दो और एग्जांपल लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पे मेरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल और सोलेनोइड एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिंग करंट इन कॉइल इटसेल्फ, राइट। चलो अब मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं। कॉइल है, की कनेक्ट है, बैटरी है, की ओपन है, कॉइल में कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में क्या है कि अब आप की को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। अब आपने की को क्या कर दिया, क्लोज। तो पहले कॉइल में कोई करंट नहीं था, पहले 0 एम्पियर करंट था, और जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो सपोज करो कि करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर फ्लो। मतलब करंट की वैल्यू यहां पे 0 से कितनी हो गई है, मैक्सिमम, ठीक है। करंट की वैल्यू 0 से 5 एम्पियर, मतलब 0 से 5 एम्पियर होने में कुछ स्टेजेस आई होगी ना, करंट 1 एम्पियर 2 3 4 5 ऐसे एम्पियर कुछ हुआ होगा, ये इस तरह का प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही सर्किट में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी तो एक इस सर्किट में से एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। वेरिंग करंट के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो भी वेरिंग होगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस सर्किट में से एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस सर्किट में जब वेरिंग करंट फ्लो करेगा तो उस केस में इस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर जाएगा। पहले इसका फ्लक्स 0 था, क्योंकि पहले तो की
ओपन थी, और जैसे ही की आप क्लोज करोगे इस कोइल में, इस कोइल में से वेरिंग करंट प्रोड्यूस होने से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मतलब पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी 0 एम्पीयर के करंट पे, 1 पे 10 पास की, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 से 50 हो गई। इस कोइल का फ्लक्स चेंज कर जाएगा। इस कोइल का फ्लक्स चेंज करने से, इस कोइल का फ्लक्स चेंज करने से इस कोइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मतलब इस कोइल के अंदर एक बैटरी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो ओपोजिंग होगी। ओपोजिंग का मतलब यहां करंट फ्लो कौन करवा रहा था, ये बैटरी, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उसकी टेंडेंसी होगी कि वो सर्किट में करंट कहां चलाए, पहले वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बैटरी वाला करंट इस डायरेक्शन में चल रहा था, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट, ये तो क्या था, बैटरी करंट, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट क्या है, बैटरी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अब करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ बनी होगी। इस ईएमएफ का यहाँ पे एक बैटरी बनी होगी ना, जिसका नेगेटिव यहाँ पे होगा और पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये जो करंट है ये ऊपर वाला मतलब बैटरी करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इंड्यूस क्या करेगा, इस पहले वाले करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि यही तो लेंज लॉ है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो क्या करेगी, पहले वाली ईएमएफ को, पहले वाला जो जब किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो ईएमएफ क्या करेगी, जो उसका कोज है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने का कोज क्या था, ये वाला सेल, ये वाली बैटरी, इस वाली बैटरी को क्या करेगी, अपोज करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में करंट, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये सिचुएशन ऐसी बनेगी, सपोज करो कि बैटरी करंट कितना है, बैटरी करंट है 10 एम्पियर, तो इंड्यूस करंट कितना प्रोड्यूस हो गया, 2 एम्पियर, तो सर्किट में से नेट करंट कितना फ्लो करेगा, 8 एम्पियर इस डायरेक्शन में। नेट करंट तो इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या है, जो सर्किट में एकदम से जो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होना था ना, उसको फॉर ए मोमेंट ये कितना बना देगा, 8 एम्पियर। कब तक बनाएगा, जब तक करंट की वैल्यू 0 से 10 एम्पियर होती है, उसी ड्यूरेशन में। मतलब उस केस में ये एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के कारण। तो कुछ देर इस सर्किट में से 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, फिर जैसे ही इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 10 एम्पियर, उसके बाद में इस सर्किट, जैसे ही सर्किट में करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगी, फिर इसमें से कांस्टेंट हो जाएगी 10 एम्पियर की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ आती है ये मोमेंटरली आती है, मतलब ये ग्रोथ ऑफ करंट को डिले कर देती है, राइट। तो यहां पे मैंने सारा का सारा लिखा हुआ है, इसको आप एक बार नोट कर लें। अब इसके बाद में हम इस वाले केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो करंट और टाइम के बीच में ग्राफ की शेप कुछ ऐसे आएगी, राइट। एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं, इस टाइप की शेप हमें मिलती है। फिर क्या होता है कि अब देखो सिचुएशन क्या हो चुकी है, सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, सपोज करो कि 10 एम्पियर हो गई, तो सर्किट में जो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देखो इमीडिएटली जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, उस टाइम पे एक इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जो मतलब सर्किट में जितना करंट फ्लो होना होता है कांस्टेंट, उसको थोड़ा सा डिले कर देता है ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और बैक ईएमएफ, राइट। सारी एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। फिर नेक्स्ट केस में अब आपको पता है कि क्या है, क्लोज है, लेकिन की क्लोज है और सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है बैटरी करंट, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। अब जैसे ही हम इस की को, टैपिंग की को ओपन करेंगे तो करंट की वैल्यू, करंट देखो जब बैटरी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था, तो कांस्टेंट 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हम टैपिंग की को ओपन करेंगे, तो टैपिंग की को ओपन करेंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 हो जाएगी, करंट की वैल्यू वेरिंग करंट बन गया सर्किट में अब, ठीक है। तो इसके कारण ये सर्किट में एक वेरिंग करंट फ्लो करेगा, तो इस कोइल में से जब वेरिंग करंट फ्लो करेगा तो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा,
और इस कॉइल में से अब एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये करंट डिक्रीज होना चाहेगा क्योंकि आपने टैपिंग की इंक्रीज की है, लेकिन अब ईएमएफ इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगी, या लेंज लो क्या करेगा, उसके फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा या सर्किट में करंट को इंक्रीज करना चाहेगा। अपोज करता है ना, ये डिक्रीज वाले को इंक्रीज करता है और इंक्रीज वाले को डिक्रीज करता है। लेंज लो का यही काम है, राइट। तो इस वाले केस में क्या होगा, अब जैसे ही आप टैपिंग की ओपन करोगे, आपने टैपिंग की ओपन कर दी इस तरीके से, और टैपिंग की को जैसे ही आप ओपन करोगे तो उससे क्या होगा कि इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस इस तरीके से होगी कि वो सर्किट में करंट को बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है, फॉर ए मोमेंट, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्या है कि आपने टैपिंग की ओपन कर दिए तो सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, मतलब अब फिर डिले हो जाएगा, करंट एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, इन दिस वे, राइट। मतलब ये वाली जो ओ से ए की सिचुएशन है, ये है की को क्लोज करने वाले, और ए से बी की जो सिचुएशन है, ये की को ओपन करने वाले। तो यहाँ पे करंट सडनली जीरो होने की बजाय थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो करता है, इंड्यूस करंट है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये बैटरी करंट की ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। बट की ओपन कर दी तो नेचुरल सी बात है, सर्किट में कुछ टाइम के बाद करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिले करता है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी कॉइल की, इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये सारी डिटेल मैंने लिख दी, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और एक चीज का ध्यान रखना, इस सोलेनॉइड के केस में यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, राइट, नोट करें। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की। तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे, हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के पैरेलल में हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब के साथ में बैटरी कनेक्ट है और एक की है। की इनिशियली ये सिचुएशन जब हमने देखी, की क्लोज थी, तो जैसे ही की क्लोज होगी सर्किट में क्या है, एक करंट फ्लो करेगा, एक कांस्टेंट करंट। देखो फॉर ए मोमेंट तो करंट डिले होगा, उसकी ग्रोथ डिले हो जाएगी, मतलब तो पहले मान लो सर्किट में 10 एम्पीयर करंट फ्लो होना था, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से उसमें 8 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस होगा फॉर ए मोमेंट, उसके बाद में सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। तो ये मैं बात उस टाइम कर रहा हूँ कि जब सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा सर्किट में इस कॉइल में से, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना इस बल्ब के अक्रॉस है, तो बल्ब में से भी करंट फ्लो पास करेगा, तो बल्ब में से कुछ अमाउंट का करंट पास करेगा। सपोज करो कि टोटल सर्किट में 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था, ऊपर 8 एम्पीयर चला गया, नीचे बल्ब में कितना गया, 2 एम्पीयर, 2 या 3 कितना भी जूम कर लो, नीचे 3 करोगे तो ऊपर 7 हो जाएगा। तो बल्ब क्या करेगा, सिंपली ग्लो करेगा, आपको एक कांस्टेंट अमाउंट में लाइट बाहर आती हुई दिखाई देगी, राइट। अब इस सिचुएशन में आपको पता है बैटरी करंट की डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट। अब मैंने क्या किया, मैंने इस की को, ये जो की आप देख रहे हो, ये पहले क्लोज थी, अब मैंने इस की को ओपन कर दिया, मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो सर्किट को मैं जैसे ही ब्रेक करूंगा, अभी पीछे वाले केस में आपने देखा था, जब की को ओपन करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, एक करंट फ्लो करेगी जो बैटरी करंट को सपोर्ट करेगा एज पर लेंज लो। तो इंड्यूस करंट भी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में। मान लो पहले इसमें से 3 एम्पीयर करंट जा रहा था बल्ब में से, तो इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट 1 एम्पीयर और इंक्रीज कर गया, तो बल्ब में से कितना करंट बढ़ गया, 4 एम्पीयर, और बल्ब में से ज्यादा करंट पास करेगा तो बल्ब विल ओवरग्लो, मतलब बल्ब एकदम से ज्यादा जलेगा, बल्ब विल ओवरग्लो, ठीक है, ज्यादा देर नहीं होगा, फॉर ए मोमेंट होगा, और उसके बाद में बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई आपने की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये दिस इज ऑल ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, या इंड्यूस ईएमएफ कह दो या इंड्यूस करंट कह दो, वो क्या कर रहा था, फेवर कर रहा था बैटरी ईएमएफ और बैटरी करंट को फॉर ए मोमेंट, ठीक है। दैट वाज ओनली ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, राइट।
अब इसके बाद में हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग दैट कोइल। मतलब क्या है, किसी कोइल में से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा वेरी करेगा। तो मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कोइल, राइट। अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जब हम हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है L, तो फाई इज इक्वल टू Li। फाई क्या है, कोइल का फ्लक्स, कोइल के साथ में लिंक्ड जो फ्लक्स है। आई क्या है, कोइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है। एल क्या चीज है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एल को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो यहां से आपके पास फाई का फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। अब हम इसके बाद में आप इसको रिजल्ट को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो। आपको पता है ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, राइट। तो यहाँ से ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। फाई को क्या पुट कर दोगे, एल आई, ठीक है। और एल एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के पैटर्न से बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल, ये बचा डी आई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो ये आपके पास ईएमएफ और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ रिडक्शन का रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अब एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपको निकालनी हो एल की, तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। एसआई यूनिट आपको निकालनी हो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोई पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट निकालो। एसआई यूनिट निकालने के लिए एल की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट हेनरी होती है। तो यहाँ से आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। एल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बनेगा, E अपॉन में माइनस डी आई अपॉन में डी टी, राइट। और आपको पता है एल की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी, HENRY, हेनरी। E ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस ईएमएफ कह दो, ठीक है, या ईएमएफ कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो E की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होती है, राइट। DI करंट है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर, ओके, अपॉन में dt, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि हेनरी, हेनरी के लिए सिंबल क्या होगा, H, 1H इज इक्वल टू, वोल्ट को क्या लिखोगे, 1V अपॉन में 1 एम्पियर अपॉन में 1 सेकंड, ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट, ठीक है। सेकंड ऊपर आ जाएगा, वोल्ट सेकंड हो जाएगा, एम्पियर आके माइनस हो जाएगा। 1 हेनरी क्या होगा, 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, 1 VS एम्पियर की पावर -1, ठीक है। फिर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, क्या किसकी, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ एल, इसकी यूनिट होती है एब हेनरी। ये याद रख लेना बेटा, पूछ लेते हैं एग्जाम में, ABH स्मॉल ए स्मॉल बी एब हेनरी, ठीक है। ये क्या बनेगी, सीजीएस यूनिट बन जाएगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, एल की। और एक रिलेशन भी होता है, ठीक है, किस किस के बीच में, एब हेनरी और हेनरी के बीच में। 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁹ एब हेनरी, ठीक है। ये रिलेशन नोट कर लेना, कई बार यूज हो जाता है न्यूमेरिकल में, राइट। और यहां से एक डेफिनेशन और बनती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ठीक है। अब क्या करें कि इफ आई की वैल्यू कितनी हो जाए 1, करंट की वैल्यू कितनी हो जाए यूनिटी, तो उस केस में जो कोइल का जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो, कोइल के साथ में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लिंक्ड होता है, वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कब, जब सर्किट में से यूनिट करंट पास करे, राइट। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, नोट करें। अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब एक सोलेनोइड है हमारे पास, लॉन्ग सोलेनोइड है, वी आर हैविंग ए लॉन्ग सोलेनोइड
ऐसे सोलेनोइड आपको पता ही है ना, ठीक है, एक हेलिकल वायर होती है। तो मान लो इसकी लेंथ कितनी एल है, इसमें बहुत सारी टर्न आ जाएगी। हो सकता है लेंथ इसमें कितनी हो 1 मीटर और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी हो 1000, राइट। तो हमने एन नंबर, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन कंसीडर कर लिया और इस सोलेनोइड की लेंथ, ठीक है, जितने लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आ रही है, ठीक है, वो कितनी होगी, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। फिर हमने एक नया पैटर्न वो बना दिया है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन कैपिटल एन अपॉन में एल को हमने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बोला है, ठीक है। तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के लिए, मतलब कैपिटल एन अपॉन में एल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एल, राइट, नंबर ऑफ टर्न को निकालना। तो लाइक कैपिटल, जैसे आप ऐसे देखते हो, आपको स्मॉल एन ऐसे गिवन होगा, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाए 1000 टर्न पर मीटर। इसका मतलब क्या, 1 मीटर में 1000 टर्न है, राइट। तो आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ, इसको ऐसे लिखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, सोलेनोइड के अंदर सेंटर, यहाँ पे सोलेनोइड के इस वाली लाइन पे, ठीक है, सोलेनोइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आपको याद ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड बी की वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे तो एयर है ना, एयर है सोलेनोइड के अंदर। म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। एन क्या चीज होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आई क्या होता है, सोलेनोइड से कितना करंट पास कर रहा है। तो सोलेनोइड से यहाँ पे आई करंट पास कर रहा है, बैटरी के साथ की लगा रखा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सोलेनोइड में बहुत सारी टर्न है, 1 2 3 4 5 अप टू कैपिटल एन, ठीक है। अब एक कोइल के साथ में फ्लक्स कितना लिंक है, एक कोइल के साथ फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, एक कोइल के साथ फ्लक्स कितना है 5 डैश, कितना फ्लक्स है 5 डैश। अब एक बात बताओ बेटा, इस 5 डैश की वैल्यू निकालनी हो तो 5 डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, B इंटू ए करोगे। मतलब एक कोइल के साथ में फ्लक्स कितना अटैच है, B इंटू ए, यही फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। और आप यहाँ आपके पास कितनी टर्न है, कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न कितनी, कैपिटल N। तो कैपिटल N के साथ में फ्लक्स कितना हो गया 5, मतलब ये जो टोटल n टर्न का जो फ्लक्स होगा ना, वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ फ्लक्स लिंक विद सिंगल टर्न, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 इज इक्वल टू n इंटू 5 डैश की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, B इंटू ए, ठीक है। और यहीं पे n इज इक्वल टू, B को आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई, B को आप लिखो म्यू नॉट एन आई इंटू ए। और वहीं आपको पता है, सिंस आपको पता है स्मॉल n क्या चीज होता है, कैपिटल N पर बाई एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, n इंटू म्यू नॉट, स्मॉल n को क्या लिखोगे, कैपिटल N अपॉन में एल आई इंटू ए। तो अल्टीमेटली जो फ्लक्स फाई क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फाई को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और वी ऑल्सो नो, आपको पता है फाई को, और आप क्या लिख सकते हो सोलेनोइड के केस में, फाई को अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, आपको पता है फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट भी इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ मिलेगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन में एल इज इक्वल टू एल आई। लेफ्ट सेम है दोनों इक्वेशन की, तो राइट भी सेम होगी, राइट को इक्वेट कर दिया। और उसके बाद में जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो, इधर आई को आई से कैंसिल आउट कर दो, राइट। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू मिलेगी अपने को एल की, वो मिलेगी म्यू नॉट
n स्क्वायर a अपॉन में l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन में स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L। तो यहाँ से अपने को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई फॉर ए सोलेनॉइड। ठीक है, अब क्या होता है कि बेटा ये जो यहाँ पे तो सोलेनॉइड हमने ऐसे एक हेलिकल कोइल बना रखी है और इसके अंदर एयर या फ्री स्पेस है। ठीक है, अब मान लो इस कोइल के अंदर हम कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दें तो उस केस में इसका L वेरी कर जाएगा। ठीक है ना, अब सिचुएशन लाइक ऐसे है कि ये आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस होता है, कोई भी एक मटेरियल है, उसके ऊपर आप ये ऐसे ऐसे हेलिकल मतलब वायर को बाउंड करते हैं तो उस केस में इसका L चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि जो आपने सब्सटेंस लिया है, ठीक है, उसका परमिएबिलिटी म्यू, यहाँ तो परमिएबिलिटी कितनी थी, म्यू नॉट थी, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी म्यू है। ठीक है, तो उस केस में L की वैल्यू क्या होगी, ये एक स्पेशल केस है, इसको आप देख सकते हो। तो आपको पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, तो क्लियरली आपको ये पता चल गया कि आप म्यू को यहाँ से बस यहीं पे दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू को आप लिख सकते हो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, अब हम L की वैल्यू L लिखना चाहे फॉर ए मटेरियल, कोई भी मटेरियल, ठीक है, L फॉर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए हम L लिखना चाहें तो L का फॉर्मूला क्या चीज होगा बेटा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा म्यू n स्क्वायर a अपॉन में L। ठीक है, और यहाँ पे हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू r इंटू म्यू नॉट आ जाएगा n स्क्वायर a अपॉन में L। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली जितना भी मैंने करवाया है काफ़ी आज डिटेल में बारीकी से आपको बताया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो चीज़ मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। लेकिन जितना भी मैंने करवाया है उस पर आप एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे आपके क्या है कॉन्सेप्ट पे कमांड और अच्छी हो जाएगी। थ्योरी के साथ में कॉन्सेप्ट की बारीकियां तभी समझ में आती है जब आप अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हो। ओके, सो इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक बचा है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंगे हम और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे पिछले 3-4 टॉपिक से, जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो सीबीएसई में आने की उम्मीद है। इसके बाद में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, सो होपफुली जितना मैंने करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।